2025 में आप भी क्या देने वाले हैं बोर्ड्स के पेपर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो के अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर पीसीएमबी आपके पास है, तो ये वन शॉट्स है आपके लिए। एकेडमिक स्कोर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, भले ही आप फ्यूचर आईआईटीएंस हो, फ्यूचर डॉक्टर्स हो या फ्यूचर इंजीनियर्स हो। तो बेटा यहाँ पर आपको अभी तक कंपटीशन की तैयारी करते करते थ्योरी लिखना भूल गए, एमसीक्यूज तो हमें फिर भी लगाने आते हैं, केस बेस्ड स्टडी किस तरीके से लिखी जाती है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन किस तरीके से लिखे जाते हैं, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन किस तरह से थ्योरी दी गई है, ये सब आपको इन वन शॉट्स में मिलेगा। तो आपकी पूरी कंप्लीट बोर्ड्स की तैयारी करने के लिए आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और कंप्लीटली हमारे साथ ज्वाइन करके अपनी पूरी थ्योरी कंप्लीट करिए। केमिकल काइनेटिक्स 12th बोर्ड का आपका 3rd चैप्टर सॉल्यूशन हम कर चुके हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम कर चुके हैं, मतलब हम सिक्योर कर चुके हैं अपने 6+9 मार्क्स, नेक्स्ट 7+9 मार्क्स। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले केमिकल काइनेटिक्स, जो आपके सीबीएसई बोर्ड में 7 मार्क्स का चैप्टर है। बहुत थोड़ा छोटा चैप्टर है ये, बहुत आसानी से करके जा सकते हैं आप। यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर जो केमिकल काइनेटिक्स, यहाँ पर हमने सॉल्यूशन लिया था, उसके बाद में काइनेटिक्स हम स्टार्ट करते हैं। काइनेटिक्स के अंदर सबसे पहली चीज, केमिकल काइनेटिक्स आपका होता क्या है? केमिकल काइनेटिक्स आपका बच्चा क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो कि रेट या स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में बता रही है, कि स्पीड मतलब रिएक्शन कितनी जल्दी भागी, ऐसा नहीं। हम समझेंगे स्पीड किस टर्म्स में समझाई जाती है, कौन कौन से फैक्टर से जो उसको इफेक्ट कर रहे हैं, और रिएक्शन का मैकेनिज्म, ये हमें सब कुछ यहाँ पर डील करना है। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट एंड देयर मैकेनिज्म आर नोन एज केमिकल काइनेटिक्स, ये हमें यहाँ पर डील करना है। अब सबसे पहली बात, अगर मैंने बोला भागी, स्पीड की अगर बात की, तो स्पीड की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले स्पीड को हमने क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, अगर स्पीड के बेसिस पर बात किया जाता है तो जो रिएक्शंस होती हैं हमारी वो 3 टाइप की होती है। एक आपकी होती है फास्ट रिएक्शंस, दूसरी आपकी आ जाती है यहाँ पर स्लो रिएक्शंस, और तीसरी आपकी आती है मॉडरेट रिएक्शन। ये 3 तरह की रिएक्शन होती है। किसी की स्पीड क्या होगी, या तो बहुत तेज होगी, या फिर बहुत कम होगी, या फिर मॉडरेट रेट होगी आपकी। तो बेसिकली फास्ट रिएक्शंस क्या होती है हमारे पास में, ऐसी रिएक्शंस जो इंस्टेंट हो जाती है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कंप्लीट हो जाती है। जैसे अगर हम सारी आयनिक रिएक्शंस ले रहे हैं, वो हमारे पास में क्या हो गई, सारी फास्ट रिएक्शंस हो गई। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं AgCl AgNO3 के साथ में मिल रहा है, तो ये इंस्टेंटली क्या है, AgNO3 और NaCl के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या इंस्टेंट रिएक्शन है, इसको हम काइनेटिक्स के अंदर बिल्कुल भी डील नहीं करेंगे। स्लो रिएक्शन क्या होती है आपकी, जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कंप्लीट नहीं हो रही है, जो कि अच्छा खासा टाइम ले रही है। जैसे कोरोजन हो गया हमारे पास, अभी अभी हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डील किया था कोरोजन, लाइक रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, चांदी आपकी काली पड़ रही है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं, या रूम टेम्परेचर पे ह्यूमिडिटी का जो फॉर्मेशन हो गया, ये क्या है हमारे पास में स्लो रिएक्शंस में आते हैं। इसकी काइनेटिक्स हमें बिल्कुल भी डील नहीं करनी है यहाँ पर। ये आपकी क्या होती है, यहाँ पर स्लो रिएक्शन होती है। ये कर तो सकते हैं पर करते नहीं है, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होती है। ऐसा नहीं है कि कर ही नहीं सकते, फास्ट रिएक्शन कर ही नहीं सकते, स्लो रिएक्शन कर तो सकते हैं पर हम करते नहीं है। और मॉडरेट रिएक्शन आपकी सारी मॉलिक्यूलर रिएक्शंस हो गई। मॉलिक्यूलर रिएक्शंस का मतलब क्या हो गया, जैसे कि PCl5 का डिसोसिएशन, सल्फर ट्राइऑक्साइड का सल्फर डाइऑक्साइड में फॉर्मेशन, ये सब क्या होगा आपका मॉडरेट रिएक्शंस हो गई। ये डन हुआ हमारे पास में कि किस किस स्पीड के बेसिस पर। अब क्या किसी केमिकल रिएक्शन में हम ऐसा बोल सकते हैं ये रिएक्शन इतना भागी, नहीं बोल सकते ना। हम कोई रिएक्शन, कोई इंसान तो है नहीं कि इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया इस टाइम पे। हम जब स्पीड की बात कर रहे हैं तो रेट की बात करते हैं यहाँ पर। जैसे अगर हम बोल रहे हैं रिएक्टेंट कोई प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्टेंट का कितना कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है और प्रोडक्ट कितना फॉर्म हो रहा है उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, उसको हम क्या बोल देंगे, स्पीड मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बोल देंगे। तो पहली बच्चा नया टर्म जो है हमारे पास में, फर्स्ट टर्म जो आता है इस चैप्टर में, दैट इज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये क्या है हमारे पास में, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन हमने मान ली। हमने क्या बोला, कितना रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है और प्रोडक्ट का कितना कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है एक केमिकल रिएक्शन के अंदर
पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे उसको हमने क्या बोल दिया, रेट ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, डेल्टा टी क्या हो गया, T2 माइनस T1, किस टाइम से शुरू हुए कहां तक गए, डेल्टा आर कितना चेंज हो रहा है रिएक्टेंट में, R2 माइनस R1, ऐसे ही प्रोडक्ट में डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PT माइनस P1। और अगर हम ओवरऑल रेट की बात करते हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस dr/dt इज इक्वल टू प्लस dp अपॉन dt। कितना, और डी की टर्म में नहीं लेंगे क्योंकि यहां पर हम एवरेज की बात कर रहे हैं, तो डेल्टा की टर्म में हम इसको लेके चलेंगे। यहां पर हम क्या लेके चलेंगे, इसमें डेल्टा की टर्म में इसको लेके चलते हैं, माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी और डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ये हमारे पास में क्या हो गया, प्लस में प्रोडक्ट जो होगा आपका क्या होगा प्लस में, ये आपका हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। तो डेफिनेशन क्या हुई, डेफिनेशन आ जाती है रेट ऑफ रिएक्शन की, change in concentration of reactant or product at given time interval is known as rate of reaction। ये हमारे पास में एक्सप्रेशन हुआ इसका। अब हमें पता है किसी भी रिएक्शन का जनरली रेट ऑफ रिएक्शन तो नहीं निकालते, अगर हम रेट और टाइम के बीच में अगर ग्राफ की बात कर रहे हैं तो रिएक्टेंट कितना खत्म हो रहा है और प्रोडक्ट कितना फॉर्म हो रहा है, ये आपका क्या हो गया, इसका ग्राफ हो गया। अब अगर हम बात करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी नेगेटिव क्वांटिटी ये दोनों हो सकती है। आपको अगर आपने दिमाग नहीं लगाया तो देख के क्या लगता है, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, तो दोनों हो सकती है। बट क्या कभी स्पीड नेगेटिव होती है, ना बाबा। तो बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज अ नेगेटिव और पॉजिटिव क्वांटिटी और बोथ व्हाई। यहां पर क्या है हमारे पास में, भले ही रिएक्टेंट 0.001 से शुरू हो रहा है पर कुछ ना कुछ तो होगा, मतलब वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता। अब मैडम ये नेगेटिव और पॉजिटिव क्या बता रहा है यहाँ पर, तो बेटा नेगेटिव साइन सिर्फ ये बता रहा है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है, और पी यहाँ पर पॉजिटिव जो बता रहा है वो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन यहाँ पर इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये हमारे पास में बेसिक टर्म हुई रेट ऑफ रिएक्शन की। जिन बच्चों ने बोर्ड की तैयारी चल रही है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, रेगुलर डेली चैप्टर्स आते जा रहे हैं, एक एक वन शॉट के अंदर डेली एक चैप्टर कवर हो रहा है, अभी भी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए जिससे आपको आने वाले भी चैप्टर्स और जो पिछले छूटे हुए चैप्टर्स है वो सारे कवर हो सके। अब हम कभी भी एवरेज की बात नहीं करते, जैसे हमने ऐसे तो नहीं बोलते इतने इंटरवल पे, अगर हम यहाँ से पर्टिकुलर किसी चौराहे तक जा रहे हैं, किसी सेंटर तक जा रहे हैं, तो हर एक पॉइंट पे हमारी स्पीड सेम तो नहीं हो सकती, गाय आ गई सामने वही रोकनी पड़ गई, गाड़ी धीरे करनी पड़ गई, तो स्पीड क्या है हर एक इंटरवल पे हमारे पास में क्या है, डिफर कर रही है। तो हमने क्या वर्ड यूज किया नेक्स्ट, एवरेज। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन में भी अलग अलग यहाँ पर कंसंट्रेशन वेरिएशन हो रहा है, टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है, उसमें क्या हो सकता है, वैल्यू में डिफरेंस हो सकता है। तो हमने क्या बोल दिया, एक पर्टिकुलर स्मॉल टाइम ड्यूरेशन के ऊपर जो चेंज होगा उसको हमने यहाँ पर क्या बोल दिया, रेट ऑफ रिएक्शन की जगह यहाँ पर हमारे पास में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोल दिया, जिसको हम आर इंस्टेंटेनियस इससे रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर रिएक्टेंट जब आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं, माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा की जगह हमने यहाँ पर यूज कर लेंगे डी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्मॉल ड्यूरेशन पर, तो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन में क्या चेंज कर दिया, डेल्टा की जगह यहाँ पर डी लगा दिया स्मॉल ड्यूरेशन पे। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो ये क्या है आपका, ऊपर कंसंट्रेशन है, नीचे क्या है आपका टाइम है, तो हम क्या बोल सकते हैं, कंसंट्रेशन इज मोल पर लीटर दैट इज मोलिरिटी, और टाइम क्या हो गया सेकंड में, तो पर सेकंड, तो यूनिट क्या हो गई आपकी रेट ऑफ रिएक्शन की, मोल पर लीटर पर सेकंड। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए किस तरीके से हमारे पास रिप्रेजेंट किया जाता है, जरूरी नहीं है पूरा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की टर्म में हो। अगर स्टाइक्योमेट्रिक की टर्म में, अगर हमें स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट की टर्म में अगर इसको रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स, अगर हमारे पास में रिप्रेजेंट करना है, यहां से आपका न्यूमेरिकल सेक्शन स्टार्ट हो जाता है थोड़ा सा। तो हम किस तरीके से करते हैं, जैसे अगर मैंने बोला यहाँ पर 2A है, ये B के साथ में मिलके 3C और 4D बना रहा है, ऐसी कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन हमने एज्यूम कर ली, तो रेट ऑफ रिएक्शन हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, -1 अपॉन यहाँ पर T डेल्टा A अपॉन डेल्टा T। जो भी स्टाइक्योमेट्री होगा बच्चा यहाँ पर उनको क्या है, हमें 1 अपॉन में लिख देना है, ये होता है इसका रिप्रेजेंटेशन। तो ये क्या हो गया, डेल्टा B अपॉन डेल्टा T।
अगेन माइनस में इज इक्वल टू 1/3 डेल्टा डी अपॉन डेल्टा डी इज इक्वल टू 1/4 डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। ये क्या हो गया आपका यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब क्या है ये सारी चीजें क्वेश्चन में किस तरीके से आपको मेंशन कर रखी होगी वो समझते हैं। यहाँ पर आपको ये दे रखा होगा जैसे डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी ही, दिस इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। ये क्या हो गया आपका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। सिमिलरली यहाँ पर डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी क्या हो जाएगा, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी हो गया। ऐसे डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी क्या हो गया आपका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, एंड डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी क्या हो जाएगा सिमिलरली, बोले रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, एंड सिमिलरली डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी भी क्या हो जाएगा आपका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ डी। न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको क्या होगा, जैसे कि ए का रेट दे रखा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इज 24 मोल पर लीटर पर सेकंड, और हमें बी का निकालना है। हम सब कुछ भुला दें, हम सिर्फ इन दोनों को इक्वेट कर दें, 1/2 है, इधर 2 से मल्टीप्लाई हुआ, आंसर आ गया। अगर हमारे पास में ये दे रखा है, ये निकालना है, तो इन दोनों को इक्वेट कर दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इक्वेट कर लो। आर की वैल्यू सारी वैल्यूज से क्या आएगी, हमेशा सिमिलर आएगी। रेट ऑफ रिएक्शन हर एक डाटा से सिमिलर होगा। तो ये था हमारे पास में रेट ऑफ रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ स्टाइकियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की स्टाइकियोमेट्री की, यहाँ रेफरेंस में हम क्या ले रहे हैं, स्टाइकियोमेट्री के रेफरेंस में रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर डन कर रहे हैं। चले, अब यहाँ पर भी चैन नहीं था कि भैया प्रोडक्ट को भी क्यों ले लिया। जैसे कि अगर हम एज्यूम करते हैं कि हमें चलना है टोटल 5 किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर्स हमें डिस्टेंस ट्रेवल करना है। अगर हमें पता है कि हमें 3 किलोमीटर हम डन कर चुके हैं, तो बचा कितना, 2 किलोमीटर पता, ये इंप्लाइड हो गया। हमें कैलकुलेट तो नहीं करना ना, हमें पता है अगर 5 में से 3 चल चुके तो 2 बचे हैं। तो मतलब अगर हमें ये पता है कि रिएक्टेंट कितना खत्म हुआ है तो प्रोडक्ट कितना बनेगा, ये ऑब्वियस हो गया। तो रेट लॉ इसी के बेसिस पर है। रेट लॉ या लॉ ऑफ मास एक्शन जो है आपका, उसमें क्या बताया गया कि रेट ऑफ रिएक्शन केवल रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, प्रोडक्ट तो अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा उससे। समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ 2 नंबर में डेफिनेशन आ जाती है, एक्सप्रेशन आ जाता है सीधा। व्हाट इज रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन और रेट कांस्टेंट। क्या है आपका रेट लॉ, द एक्सप्रेशन विच रिलेट्स द रेट ऑफ रिएक्शन टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अभी अभी क्या बोला, रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड कर रही है, केवल रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेस्ट टू द पावर टू देयर स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट। या फिर हम बोल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट। अब एक्टिव मास क्या होता है मैडम, हम तो 11th नहीं पढ़े, हमने तो मजे मारे थे 11th में। तो एक्टिव मास क्या होता है, यहाँ पर मोल पर लीटर हमारे पास में जो होता है वो होता है आपका एक्टिव मास। दैट इज, हम सीधा ये भी बोल सकते हैं 1 लीटर में मतलब मोलरिटी। तो मोलरिटी आपकी कंसंट्रेशन को बता रही है, तो इनडायरेक्टली ये क्या हो गया हमारे पास में, ये आपका क्या हुआ, रेट लॉ का आपका डेफिनेशन हुआ। अब किसी भी इसके अंदर एक्सप्रेस कैसे करेंगे, एक्सप्रेशन क्या होगा, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट क्या हो डिफाइन कर सकते हैं हम, पर्टिकुलर रिएक्शन पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जो भी कांस्टेंट होगा उसका वो रेट कांस्टेंट हो जाएगा। रेट कांस्टेंट इंडिपेंडेंट होगा कंसंट्रेशन पे, के डिपेंड नहीं करेगा कंसंट्रेशन पे, ये केवल टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट पे डिपेंड करेगा। रेट लॉ में यहाँ पर रेट कांस्टेंट के अंदर भी डिफरेंस पूछ लेते हैं रेट एक्सप्रेशन में। अब जैसे अगर हमारे पास में कोई इक्वेशन थी, ये हमारे पास में इक्वेशन थी, पहले वाली देखी दोबारा, ए बी की टर्म में दे रखी थी, या फिर यहाँ एक्स वाई ले रखा है, तो मैं इक्वेशन लिख देती हूँ, ए प्लस वाई बी है, ये कन्वर्ट हो रहा है किसी भी प्रोडक्ट में। तो हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए के ऊपर पावर एक्स, बी के ऊपर पावर वाई। ये क्या होगा, इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन हो गया। प्रोपोर्शनल हटा के हमने यहाँ क्या लगा दिया, के लगा दिया। के है यहाँ पर रेट और वेलोसिटी कांस्टेंट, दिस इज रेट और वेलोसिटी कांस्टेंट, एंड एक्स एंड प्लस वाई, एक्स और प्लस वाई क्या हो गया, एक नई टर्म है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये ही काइनेटिक्स है आपका बच्चा, कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है आपका, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर
रिएक्टेंट के स्टाइक्योमेट्री का सम। जैसे अगर हम ये बात कर रहे हैं ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, मैडम एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है ये भी बता दो जब इतना पढ़ा रहे हो तो। हाँ जी, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, ऐसी रिएक्शन जो वन स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आपकी होती है जिसका मैकेनिज्म होता है जो दो या दो से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होती है। कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है उसमें जो दिखता है वही एक्सप्रेशन होता है, उसी से आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लिया जाता है। तो ये हमारे पास में क्या है, रेट लॉ या लॉ ऑफ मास एक्शन हुआ, और इसी के बेसिस पर हम दो टर्म्स डिफाइन करते हैं। आपका एक होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और दूसरा होता है मॉलिक्यूलिटी। पहले हम समझते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी अभी बताया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में स्टाइक्योमेट्री का रिएक्टेंट का जो भी सम होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बोल रहे हैं 2a + b मिलके प्रोडक्ट बना रहा है तो यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया आपका, सीधा 2 + 1 3 हो गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये बस एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए बोला जा रहा है, कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं। अभी कॉम्प्लेक्स का सिस्टम में समझाऊंगी इसके बाद में। चलिए पहले समझ ही लेते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर क्या हो जाता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अगर है उसका कोई मैकेनिज्म है, जैसे अगर हम बोल रहे हैं 2ab में और ये प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा है बट ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मतलब इसका कोई आपका मैकेनिज्म है। अगर मैकेनिज्म में बात करें a पहले आपका p में कन्वर्ट हुआ, फिर आपका हमारे पास में b ले लीजिए या फिर यहाँ पर b में कन्वर्ट हुआ, a + b मिलके दोबारा यहाँ पर p में कन्वर्ट हुआ, 2b हमने यहाँ पर ले लिया। इस तरीके से ये कोई रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। ओवरऑल यही हो गई a + b = p। हमें बोल दिया ये स्लो स्टेप है यहाँ पर और ये आपकी यहाँ पर फास्ट स्टेप है। अगर क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में इस तरीके से कुछ दे दिया अब मैकेनिज्म में, तो इसके अंदर हमें क्या याद रखना है, स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लोएस्ट स्टेप को हम बोलते हैं RDS, दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसके थ्रू हम क्या निकालते हैं, यहाँ पर इसकी काइनेटिक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ आपका काइनेटिक्स के अंदर, जो भी स्लोएस्ट स्टेप होगी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो वो RDS होती है। तो यहाँ पर स्लोएस्ट स्टेप ये है तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, जो भी A का कंसेंट्रेशन है 1 तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया 1। क्लियर है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है एक बार फिर समझ लेते हैं। रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो भी पावर्स का सम है, या एलिमेंट्री रिएक्शन में जो भी स्टोइकियोमेट्री का सम है, या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में स्लोएस्ट स्टेप जो होती है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या ये जीरो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, इट कैन बी जीरो। ये हमारे पास में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये फ्रैक्शन में हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। 1/2 A में कन्वर्ट हो रहा है तो ये हाफ हो गई। नेगेटिव हो सकती है हमारे पास में, यहाँ मेंशन नहीं है, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है आपकी। तो ये डिफरेंस सीधे जो बोर्ड में आ जाते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलिटी, या एक एक नंबर में आपकी डेफिनेशन आ गई यहाँ से। दूसरा, इसी के साथ में हम टर्म लेते हैं मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, इफेक्टिव कॉलिजन में कितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इफेक्टिव कॉलिजन मतलब कितने कितने भिड़ रहे हैं और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये A था, ये B था, ये C था, ये तीनों मल के यहाँ पर स्ट्राइक करना चाह रहे हैं। हो सकता है A और B इफेक्टिवली कोलाइड करा और C जो हो गया वो साइड में निकल लिया। तो यहाँ इफेक्टिव कॉलिजन में केवल 2 ही रिएक्टेंट ने पार्टिसिपेट किया, तो वो क्या हो गया आपका, यहाँ पर मॉलिक्यूलिटी हो गया। डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं हम। इट इज द नंबर ऑफ एटम्स और आयंस और मॉलिक्यूल्स दैट मस्ट कोलाइड विद वन अनदर साइमल्टेनियसली सो एज टू रिजल्ट इन केमिकल रिएक्शन। ये कभी भी आपकी जीरो नहीं हो सकती, कोई ना कोई तो चाहिए सर फोड़ने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि अपने आप हो जाएगा, कोई ना कोई तो चाहिए कॉलिजन करने के लिए। ये हमारे पास थियोरेटिकल वैल्यू है, ये आपके पास में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी। ये हमेशा होल नंबर में होगी, मतलब इट कांट बी फ्रैक्शनल। ये क्या हो गया आपका, नॉन फ्रैक्शनल होगी हमेशा। क्यों नॉन फ्रैक्शनल होगी, क्योंकि हम बोल रहे हैं इफेक्टिव कॉलिजन मतलब पूरा का पूरा रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, ऐसा नहीं कि टुकड़ों में कर रहा है, हाफ कर रहा है या 3/4 कर रहा है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर कोई इंडिविजुअल आयंस की हमारे पास में इसमें आइडेंटिटी नहीं होती, जो दिखता है वो ही होता है। और यहाँ पर वैल्यू क्या होगी आपकी 1 2 3 ही होगी। अब मैडम इफेक्टिव कॉलिजन बोला तो आपने कैसे बोल दिया कि 1 भी हो सकती है, ये भी समझिए।
वन कैसे हो सकती है, जैसे किसी कंटेनर में PCl5 पे वो डिसोशिएट हो रहा है PCl3 और Cl2 में, एक ही है ना, पर उसने वॉल ऑफ कंटेनर से अगर स्ट्राइक किया होगा तो फिर तो क्या होगा, वो डिसोशिएट हो जाएगा। या सीधे एग्जांपल से मैं समझाऊं तो अगर हमने एक डब्बे में एक लड्डू ले रखा है, अगर उसको हमने तेज तेज हिलाया तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, इफेक्टिव कॉलिजन तो होगा उसी एक मॉलिक्यूल का वॉल ऑफ कंटेनर से। तो इफेक्टिव कॉलिजन के लिए मॉलिक्यूल तो आपका क्या है, एक ही है। हमने वर्ड यूज किया है एटम, आयन और मॉलिक्यूल, ऐसे नहीं कंटेनर की वॉल भी काउंट कर रहे हैं। तो मॉलिक्यूलिटी आपकी क्या हो गई, यहाँ पर 1 हो गई। जनरली क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा वापस, जनरली क्या होगा, एलिमेंट्री रिएक्शन और जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन जो होती है आपकी, एलिमेंट्री रिएक्शन जो होती है उस कंडीशन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलिटी की वैल्यू आपकी सेम होती है। ये हमने बोला जनरली ऐसा होता है, मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होगा। बट अगर किसी कंडीशन में ऐसा ना हो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलिटी की वैल्यू सेम ना हो, किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के ना होते हुए भी, तो उसको हम बोलते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शन। ये आपका एग्जांपल पूछ लिया जा सकता है एमसीक्यू के अंदर कि ये किसका एग्जांपल है, सूडो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर का, या सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की आपकी डेफिनेशन आ सकती है। यहाँ पर हमने क्या बोला, जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास में हो और उसकी मॉलिक्यूलिटी की वैल्यू 2 हो, मतलब जो दिख रहा है वो नहीं है। जैसे अगर हम एस्टरिफिकेशन लेते हैं, ईस्टर को पानी में घोल रहे हैं, एसिड प्लस अल्कोहल बनता है, ये एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, याद करके जाइएगा, सीधा पूछा जाता है। अगर वाटर हम बोल रहे हैं एक्सेस के अंदर होता है, इसका मतलब रिएक्टेंट किस पे डिपेंड करेगा, ईस्टर एक्सेस में, तो केवल ईस्टर के कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया आपका, 1 हो गया। लेकिन ये जब दोनों इफेक्टिवली कोलाइड करेंगे तभी ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो मॉलिक्यूलिटी आपकी क्या हो गई, 2 हो गई। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलिटी जो हो गई वो डिफर हो गई ड्यू टू अ कंडीशन लाइक एक्सेस ऑफ एन रिएजेंट। तो हमें यहाँ पर इसलिए हमने इसको कैसे डिफाइन कर दिया, सूडो ऑर्डर रिएक्शन। सारी डेफिनेशंस आपको बहुत क्लियरली यहाँ पर मेंशन कर रखी है, आप इसमें से भी पूरे पीडीएफ में से पढ़ के जा सकते हैं। दूसरा हम बात करते हैं यहाँ पर, अब काइनेटिक्स निकाली कैसे जाती है, यूनिट रह गई हमारी। पहले हम यूनिट ले लेते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के की यूनिट यहाँ पर सूडो ऑर्डर रिएक्शन, या यूनिट के की कैसे, क्योंकि जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर अलग अलग यूनिट्स हम कैसे निकालेंगे, रेट कांस्टेंट की। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ यूनिट ऑफ के की, यूनिट ऑफ के फॉर्मूला क्या था, R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन के ऊपर पावर n ले रहे थे, a प्लस बी कुछ भी हो सकता है, ये फॉर्मूला था आपका। अब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की किसी की भी, R क्या होता है, कंसंट्रेशन बाय टाइम होता है, कंसंट्रेशन बाय टाइम मतलब K कंसंट्रेशन के ऊपर पावर n। तो यहाँ पर हम कॉमन ले ले तो फॉर्मूला क्या मिल गया यूनिट के लिए, कंसंट्रेशन के ऊपर पावर 1 माइनस n पर टाइम। ये हमारे पास में क्या हुआ, K का फॉर्मूला हो गया, n आपका क्या हुआ यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, और कंसंट्रेशन को हम क्या लेते हैं, मोल पर लीटर। ये कंसंट्रेशन और टाइम को किस में लेके चलेंगे, सेकंड में। तो अब अलग अलग ऑर्डर के लिए निकाल के रख लेते हैं, ये फिर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन आ सकता है, जीरो ऑर्डर का यूनिट क्या होता है के का, फर्स्ट ऑर्डर का क्या होता है, अदरवाइज ये न्यूमेरिकल्स में भी काफी काम आता है। अगर हम बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसका मतलब बच्चा आपका एन का वैल्यू क्या हुआ, 0 हुआ। अगर एन का वैल्यू 0 हुआ, इसका मतलब के की वैल्यू क्या हो गई आपकी, मोल पर लीटर पर सेकेंड ही हो गई, 1 माइनस 0 रखा, मोल पर लीटर के ऊपर पावर 1। सिमिलरली अगर हमारे पास में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसका मतलब क्या हुआ, एन का वैल्यू क्या हो गया आपका, 0 हो गया। अगर हम बात कर रहे हैं एन का वैल्यू 0, इसका मतलब के बराबर क्या हो गया आपका, मोल पर लीटर की जगह पर सेकंड। ये आपके पास में यहाँ पर यूनिट हुई इसकी, ये हमारे पास में मोल पर लीटर की यहाँ पर यूनिट हो जाती है। फिर अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की, अगर हम बात कर रहे हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की, मतलब 1 माइनस, यहाँ पुट कर दे 1 माइनस 2, एन की वैल्यू 2, तो पर मोल लीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो के की यूनिट क्या हो गई आपकी, पर मोल लीटर पर सेकंड, ये आपकी क्या हो गई, इसकी यूनिट हो गई। सारा क्लियर है, यूनिट कैसे निकाली, रट्टा नहीं मारना, जनरल फॉर्मूला याद रखो, उससे किसी की भी वैल्यू पुट करके बहुत आराम से निकाल सकते हैं। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है इसमें से। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब के की वैल्यू क्या है, हमें अलग अलग मेथड से निकालनी है।
बोर्ड्स में आपके डेरिवेशन है इंटीग्रेटेड मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग रेट कांस्टेंट। ठीक है, रेट कांस्टेंट के की वैल्यू निकालने के लिए जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का आपका डेरिवेशन है, दो डेरिवेशन से वो समझते हैं हम यहाँ पर। फर्स्ट मेथड है हमारे पास में इंटीग्रेटेड में जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब क्या हो गया, मतलब रिएक्टेंट है ही नहीं। अरे बाबा ऐसा कैसे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो कैसे हो सकता है भाई, सोचने वाली बात है। रिएक्टेंट हमारे पास में गायब ही हो गया, नहीं। ऐसी रिएक्शन जो कि हाई टेम्परेचर या प्रेशर पर होती है या कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है, रिएक्शन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, इनके कंसंट्रेशन चेंज नहीं होते, तो ये क्या होती है आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। रट्टा नहीं मारना, ट्रिक याद रखना, टेम्परेचर, प्रेशर या कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रही है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। जैसे अगर हम बात करते हैं अमोनिया का प्रोडक्शन, अगर हम बात कर रहे हैं हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर होता है, तो उस कंडीशन में इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टोटल आपका कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पर 0 होता है। ये आपकी होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब इसकी काइनेटिक्स का डेरिवेशन समझते हैं। कोई रिएक्टेंट है आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, या तो माइनस डी आर बाई डी टी लिख सकते हैं स्टार्टिंग में रेट एक्सप्रेशन से, या रेट लॉ से लिखे तो आर बराबर क्या क्या हो जाएगा, के के ऊपर आर के ऊपर पावर जीरो, के के ऊपर पावर जीरो। इसका मतलब ये क्या हो गया आपका 1 हो गया। अगर ये 1 हो गया तो यहाँ पर अगर हम माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के लिख सकते हैं, इधर लेके आ जाते हैं अगर के टी, तो ये इंटीग्रेट करने पे दोनों साइड अगर हम इसे इंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, आर माइनस आर नॉट प्लस माइनस के टी। मैडम ये आर क्या है, आर नॉट क्या है, समझते हैं पहले इस बात को समझ लो। अगर कोई भी रिएक्टेंट है ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, टाइम हम जीरो लेके चल रहे हैं, स्टार्टिंग में इसका कंसंट्रेशन आर नॉट है या फिर हम बोलते हैं ए है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, जीरो लेके चल रहे हैं। एक पर्टिकुलर टाइम बाद में क्या हो गया, आर टी इसका कंसंट्रेशन हो गया, तो इसको हमने क्या ले लिया यहाँ पर ए माइनस एक्स ले लिया। एक तरीके से हमने जो डेरिवेशन किया एनसीईआरटी के बेसिस पर किया है आर और आर नॉट की टर्म पे, पर जो लोग अभी तक जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों ने ए और एक्स की टर्म में से पढ़ रखा होगा, मैं उस फॉर्म में भी लिख के दे देती हूँ फॉर्मूला। ये तो आपका एनसीईआरटी बेस हुआ, के इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आर कितना खत्म हो रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पर, और आर बराबर क्या हो गया हमारे पास में, आर नॉट की जगह ए रख दो, ए उसकी जगह ए माइनस एक्स रख दो, माइनस ए माइनस एक्स हुआ हमारे पास में, तो ए से एक तो कैंसिल ही हो गया आपका, तो ये क्या बता आपका एक्स बाई टी बचा केवल। तो ये हो गया आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का सिंपल फॉर्मूला कि कितना रिएक्टेंट खत्म हो रहा है, एक्स क्या है, कितना रिएक्टेंट खत्म हो रहा है उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे, वो आपकी रेट कांस्टेंट की आपकी यहाँ पर के की वैल्यू आ जाएगी। और अगर हम इसी का अगर हाफ लाइफ निकालते हैं, अगर हम इसी का हाफ लाइफ निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर का अगर हम हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर टाइम जो हो गया वो आपका आधा हो गया, फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो गई, इनिशियल कंसंट्रेशन के हाफ हो गई। फॉर्मूला क्या था, k इज इक्वल टू एक्स बाई टी, एक्स की जगह a बाई टू रख दो, t की जगह t हाफ रख दो, तो t हाफ बराबर क्या मिलेगा यहाँ से a बाई टू के मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला। जैसे फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर का किया, फर्स्ट ऑर्डर का आप खुद डिराइव कर सकते हैं बहुत आराम से, माइनस डी आर बाई डी टी, के आर हो गया यहाँ पर 1 ही रहेगा तो ये कटेगा नहीं, आर नीचे ले आए, के डी टी इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड, तो हमारे पास में एल एन की टर्म में आ गया, ये क्या हो गया माइनस एल एन आर इज इक्वल टू के टी प्लस सी, ये हो जाएगा के टी प्लस सी यहाँ पर, और उसे सिंप्लीफाई करके अगर हम लिख दें ए की टर्म में, तो फॉर्मूला लिखती हूँ यहाँ के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ये आपका क्या हो गया यहाँ पर फॉर्मूला हो गया। ए क्या है आपका, इनिशियल कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की है, एक्स क्या है, रिएक्टेंट डीकंपोज्ड कितना खत्म हो चुका है वो क्या हो जाएगा आपका एक्स हो जाएगा, और कितना रिड्यूस्ड हुआ तो मतलब सीधा a माइनस एक्स की वैल्यू दे रखी है, कहीं पर a माइनस एक्स सीधा कब होगा, जैसे रिएक्टेंट रिड्यूस्ड टू रिएक्टेंट, मैंने दोनों स्पेलिंग ही मिक्स कर दी यहाँ पर देखिए, रिएक्टेंट रिड्यूस्ड
टू, जैसे हम मान लें एक्स टू वाई, अगर हमारे पास में दे रखा है फॉर एग्जाम्पल tan टू, यहाँ पर दे रखा है 20, अगर ऐसे ही दे रखा है 20 में तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, 20 नहीं 30 ले लेते हैं हम, जिससे वेरिएशन दिखे। अगर रिड्यूस टू 20 टू 30 हो रहा है हमारे पास में, 30 से लेते हैं हम, उल्टा लिख दिया, 30 टू 10 ले लेते हैं अगर, तो हमारे पास में a माइनस एक्स की वैल्यू सीधी क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। इनका न्यूमेरिकल्स में थोड़ा सा दिक्कत होती है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ये दूसरा डेरिवेशन था आपका इंटीग्रेटेड मेथड का, और अगर इसका हाफ लाइफ निकालते हैं, सिमिलरली t की जगह t हाफ रख दिया हमने, ए आर की जगह आर बाय नॉट लिख देंगे, जैसे एक्स की जगह ए बाय टू लिख देंगे, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, log 2 आ जाएगा। log 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.301, तो ये आपका जीरो ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का काइनेटिक्स का फॉर्मूला हो गया। टी हाफ बराबर क्या हो गया, 0.693 अपॉन के। ये फॉर्मूला आप न्यूमेरिकल्स के लिए सीधा सीधा याद रखिएगा, सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन पर ही बनते हैं आपके। दूसरा, अगर हम बात करें या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ पीरियड की, हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, तो टी हाफ का अगर हम बात कर रहे हैं इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ, तो इंडिपेंडेंट ग्राफ हो जाएगा। जैसे जीरो ऑर्डर का क्या था आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो ये थी हमारे पास में जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के काइनेटिक्स की के की वैल्यू। अलग अलग मेथड से हमारे पास, इंटीग्रेटेड मेथड अभी हमने पढ़ा के की वैल्यू निकालने के लिए, ग्राफ्स अभी हम देखते हैं। एक होता है आपका इनिशियल रेट मेथड, एक एनसीईआरटी जिन लोगों ने पढ़ी है, जिन्होंने कंपटीशन की तैयारी भी करे, बच्चा जो जेई की तैयारी कर रहे थे अभी तक, जो मेंस की तैयारी में लगे हुए थे भी और है भी, जिनका जनवरी अटेम्प्ट बहुत अच्छा गया है, वेल एंड गुड, आप पूरी तरीके से बोर्ड्स पे कंसंट्रेट कर पाए होंगे। और जो नहीं कर पाए वो लोग अप्रैल की तैयारी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी बोर्ड्स पे पूरा कंसंट्रेट करिए, जिससे हम एकेडमिक स्कोर को तो पूरी तरीके से सिक्योर कर सके। केवल इस महीने की बात है, फरवरी की, फिर आप आराम से, बस मैथमेटिक्स के लिए आपको मार्च में भी थोड़ा स्विच करना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत हेल्पफुल होगा। आपने देखा होगा केमिस्ट्री के अंदर काफी कुछ एनसीईआरटी बेस आया है इस बार मेंस के अंदर, तो आपके सेकंड अटेम्प्ट में वो बहुत यूजफुल होगा। जो बच्चे साथ में एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड्स को आराम से अच्छे से दीजिए, उसके बाद में उसे कंटिन्यू करिएगा। ग्राफिकल मेथड की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अभी हम सारे ग्राफ देख लेंगे। हाफ लाइफ मेथड में हमने क्या बोला, कंसंट्रेशन के साथ किस तरह से रिलेशन है तो हाफ लाइफ मेथड में बेसिकली अगर हम बात करें 1 माइनस एन, ये बोल सकते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला क्या था हमारे पास में टी हाफ का, ए बाय टू के, अगर एन जीरो है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। अगर हमारे पास में यहाँ पर अगर हमारे पास में जी फर्स्ट ऑर्डर है, तो ये क्या आ रहा था, 1 माइनस 1 0, मतलब इंडिपेंडेंट। तो हम अगर इतना याद रखते हैं, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब पावर 1 माइनस एन, तो हम किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर निकाल सकते हैं। यहाँ हम सारे फॉर्मूलों को एक बार कंपाइल करके इस डब्बे के अंदर देख लेते हैं। डिफरेंशियल मेथड से जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैसे लिख रहे थे, माइनस डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ पर हम ए को लेके चल रहे हैं, बी में कन्वर्ट हो रहा है ये, तो ए क्या हो गया आपका, जीरो हो गया, इसलिए हमने यहाँ से हटा दिया। फर्स्ट ऑर्डर के लिए 1 हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर के लिए यहाँ पर इस इक्वेशन में हमारे पास में 2a है, ये b में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये एक्सप्रेशन हो गया। सिमिलरली इंटीग्रेटेड मेथड के तीनों फॉर्मूले अभी हमने लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम बात कर रहे हैं, ए डायरेक्टली वर्सेस अगर टाइम की बात कर रहे हैं, तो ये माइनस के और के, ये क्या मिलेगा आपका, के के साथ में स्लोप की वैल्यू मिलेगी। यूनिट हम ले चुके हैं के की, मोल पर लीटर पर सेकंड एंड पर मोल लीटर पर सेकंड, और ये आपके ग्राफ हो गए। अगर हम बात कर रहे हैं जीरो ऑर्डर का, तो इंडिपेंडेंट होगा कंसंट्रेशन के ऊपर। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सेकंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो वो भी आपका क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये क्या हुआ है, आपके ग्राफ्स दे रखे हैं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं। अगर आपको टाइम हाफ लाइफ दे रखा है तो आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर टाइम पे दे रखी है, तो इंटीग्रेटेड मेथड से जो फॉर्मूले निकाले उससे आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए हाफ लाइफ के भी रिलेशन देख लिए, अभी बताया मैंने, या तो इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 माइनस एन लिख दो या n माइनस 1 लिख दो, बात बराबर ही है। जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने क्या लिया था, टी हाफ बराबर क्या आ रहा था, a बाय टू के, a बाय टू क्या आ रहा था, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। यहाँ पर टी हाफ इज इक्वल टू क्या आ रहा था, 0.693 अपॉन के आ रहा था, ये हमारे पास में हो गया। सेकंड ऑर्डर आपका कोर्स में नहीं है, इनवर्सली ये होता है टी बाय डायरेक्टली 1 अपॉन ए में जाता है, ए डॉट के। सेकंड ऑर्डर आपके वैसे डेरिवेशन कोर्स में नहीं है, लेकिन रिलेशन याद रख सकते हैं आप। तो ये तीनों के आपके
ग्राफिकल मेथड से क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डिटर्मिनेशन हो गया। नेक्स्ट हम लेके चलते हैं यहाँ पर फैक्टर्स। अब चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, रेट क्या है, स्पीड क्या है, उसका कांस्टेंट कैसे निकाल रहे हैं, रेट लॉ क्या है, रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी के अंदर बेसिकली डिफरेंस आ जाता है, स्टोइकियोमेट्री के बेसिस पर रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर रखा है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास में कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि केमिकल रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहली चीज क्या आई आपकी, नेचर क्या है रिएक्टेंट का, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है या वीक बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी तो उस कंडीशन में यहां पर क्या होगा, स्पीड क्या होगी, स्लो होगी। आयनिक रिएक्शंस इसीलिए फास्टर रिएक्शन करती है। दूसरा ये किस पे डिपेंड करता है, एक्टिवेशन एनर्जी पर, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, मिनिमम एनर्जी जो कि किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए पास करनी ही पड़ती है। डेफिनेशन समझ लीजिए, एक नंबर में आ जाती है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। अगर हम बात कर रहे हैं ये जो हो गया आपका, ये क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी क्या होगी, स्लो होगी। एक तो आप इस रास्ते से जा रहे हैं और एक आप इस रास्ते से जा रहे हैं, तो बेसिकली क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास में क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिवेशन एनर्जी के, एक्टिवेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी रेट ऑफ रिएक्शन। वापस डेफिनेशन सुन लीजिए, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। दूसरा कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, ये तो अभी तक शुरू से ही पढ़ रहे हैं हम, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेस्ट टू द पावर टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, लॉ के बेसिस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा, लीच एटलस प्रिंसिपल से दोबारा देखते हैं हम यहाँ पर, जहां नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन उस डायरेक्शन में भागना शुरू कर देती है। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, जितनी जगह होगी उतनी ज्यादा आराम से आखरा थापड़ी मचा सकते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन उतनी फास्ट होगी। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है यहाँ पर, टेम्परेचर। ये है आपका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर। टेम्परेचर की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंक्रीज होगी, ये आपको सबको पता है, ऑब्वियस है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी। बट मेन पॉइंट यहाँ पर क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम डबल और ट्रिपल व्हेन इंक्रीज बाय 10 डिग्री सेल्सियस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, डायरेक्ट याद रखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम डबल और ट्रिपल बाय 10 डिग्री सेल्सियस। अगर हम रिएक्शन को बढ़ाते तो रेट ऑफ रिएक्शन आपकी डबल या ट्रिपल हो जाती है, या रेशो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो के टी प्लस 10 डिग्री और पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो था वो क्या हो गया आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट, और उसकी वैल्यू जो होती है आपकी 2 और 3 टाइम्स होती है। जनरली हमारे पास में नियरली डबल ही होती है। ये होता है इफेक्ट टेम्परेचर का। पर यहाँ पर इसकी पिक्चर समाप्त नहीं होती है, यहाँ आपको एक टिपिकल सा टॉपिक बना के दे रखा है जिससे आपके बोर्ड्स में भी 5 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन सेट हो सकता है। न्यूमेरिकल सेक्शन जो आपका बड़ा सेट हो सकता है यहाँ पर, दैट इज आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या बोला, इफेक्ट बताया टेम्परेचर का कि कितने अलग अलग टेम्परेचर पर K की वैल्यू किस तरीके से डिफर करती है। एक एक्सप्रेशन दिया है यहाँ पर, K इज इक्वल टू ए, E के ऊपर पावर माइनस E अपॉन आर टी। K क्या है, रेट कांस्टेंट, A आर्हेनियस कांस्टेंट, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, E एक्सपोनेंशियल। अब ये क्या है हमारे पास में, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, या फिर हमने बोला आर्हेनियस कांस्टेंट। ये क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। अगर हमने ln की टर्म में ले लिया, इसे एक्सपोनेंशियल को सॉल्व कर लिया, तो ये क्या होगा, ln k हो जाएगा माइनस E अपॉन आर टी प्लस ln a ले लेंगे यहाँ पर। अगर ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो स्लोप की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, माइनस E बाय आर में, ये ध्यान रखिएगा स्लोप क्या है, माइनस E बाय आर है। और अगर ln की जगह लॉग होता तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना है, इस चीज का जरूर से ध्यान रखिएगा। ये रहा, ये न्यूमेरिकल्स के अंदर आपके बहुत काम आने वाली चीज है। स्लोप इज इक्वल टू माइनस E अपॉन 2.303 आर। अगर हमारे पास में लॉग के और 1/t के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो यहाँ से स्लोप की जो वैल्यू आएगी उससे हम निकालते हैं यहाँ पर वैल्यू। ए क्या हो गया, ln a क्या हो गया यहाँ पर, इंटरसेप्ट हो गया आपका, इंटरसेप्ट हो गया आपका।
अब इसी को हम थोड़ा K1 K2 की टर्म में ले लेते हैं। अगर T1 टेम्परेचर है तो ln K1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस E अपॉन आर T1 प्लस ln A। ऐसे T2 के लिए लिख लिया। इक्वेशन 2 को अगर 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा, K2 माइनस K1 इज इक्वल टू E कॉमन। तो मेन तो क्या है हमारे पास में, इसे सॉल्व करने के बाद में ये आपकी आ रही इक्वेशन है, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू E अपॉन 2.303 आर ब्रैकेट के अंदर T2 माइनस T1 अपॉन T1 बाय T2। K1 एंड K2 क्या है, रेट कांस्टेंट है, T1 एंड T2 क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर है। ये हमारे पास में अलग अलग हमारे पास में कंडीशंस है। उसके बाद में यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी के बाद में ही क्या है, इसी के बाद में एक थ्योरी और है आपकी कॉलिजन थ्योरी, बोर्ड के अंदर आखिरी के अंदर। कॉलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बोला यहाँ पर, किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए हमारे पास में दो नेसेसरी कंडीशन चाहिए। पहली बात तो यहाँ हर एक रिएक्टेंट को क्या मान लिया, एक हार्ड स्क्वायर की तरह कंसीडर कर लिया और बोला जब ये इफेक्टिवली कोलाइड करेंगे तभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इफेक्टिव कॉलिजन के लिए, फॉर इफेक्टिव कॉलिजन क्या क्या होना चाहिए, एक तो आपके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, और दूसरा प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे कि हमारे पास में अगर दो बच्चों को कमरे में छोड़ दिया जाए कि बढ़ो लड़ो मरो जो करना है वो करो, तो उन दोनों के पास में क्या होना चाहिए, स्ट्राइक करने के लिए सबसे पहली बात तो एनर्जी होनी चाहिए। दो चीजों को कोलाइड होने के लिए सबसे पहले तो क्या है, सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, उनका डायरेक्शन सही होना चाहिए। अगर उन्हें पता ही नहीं किस तरीके से लड़ रहे हैं, कोई भी कहीं पे भिड़ रहा है तो नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली उनका ओरिएंटेशन डायरेक्शन जो होता है आपका वो प्रॉपर होना चाहिए। तो जो इक्वेशन थी K इज इक्वल टू ए के ऊपर पावर माइनस E अपॉन आर टी, और अगर हमने बोला हर एक रिएक्टेंट हार्ड स्क्वायर सॉलिड है तो R इज इक्वल टू K। ये कंसंट्रेशन अगर हम सॉलिड का लेके चल रहे हैं तो हमें पता है 1 होता है, तो R बराबर K बोल सकते हैं। तो R बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, A की जगह दो प्रोबेबिलिटी फैक्टर लगा दिया हमने, Z AB एंड P प्रोबेबिलिटी फैक्टर, Z AB एंड P इज प्रोबेबिलिटी फैक्टर और माइनस E अपॉन आर टी। इस एक्सप्रेशन को हमने रेट की टर्म में चेंज कर दिया। अब ये दोनों क्या है, ZAB है आपका इफेक्टिव कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, एक नंबर में डेफिनेशन आ जाती है इफेक्टिव कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। ये क्या होती है आपकी, नंबर ऑफ कॉलिजन्स टेकिंग पार्ट बिटवीन A एंड B पर सेकंड। एक सेकंड में कितनी बार ये दोनों मॉलिक्यूल्स कोलाइड किए हैं वो क्या हो जाएगी, उसकी इफेक्टिव कॉलिजन फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। और P आपका क्या है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर है। लेकिन जिस पे इसको बनाया गया था वही इस थ्योरी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। इसका ड्रॉबैक क्या था कि हर एक रिएक्टेंट को एक हार्ड स्क्वायर की तरह बॉल की तरह मान लिया, तो किसी भी रिएक्टेंट की ज्योमेट्री शेप इसके बारे में कोई हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कोई आइडिया हम नहीं लगा पा रहे थे, तो इसलिए इस थ्योरी को हमने रिजेक्ट कर दिया। ये सब था आपका थ्योरेटिकल पार्ट जो कि चैप्टर का हमारे पास था, डेरिवेशंस किस तरीके से आते हैं। अब फटाफट से हम देख लेते हैं एमसीक्यू कैसे आते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जैसे अगर हमारे पास में फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल, तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इज, हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जीरो ऑर्डर की। तो ये क्या होगी, अगर हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल किया, अगर इसको डबल किया तो हाफ लाइफ भी क्या हो जाएगी, यहाँ पर डबल हो जाएगी। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी 2 टाइम्स। अगला क्वेश्चन समझते हैं, यहाँ पर क्या दे रखा है, इफ 50% of reactant is converted into product in first order reaction in 25 minute, how much would required in 100 minute? 100 मिनट में कितना लगेगा, तो हम K की वैल्यू क्या है फर्स्ट ऑर्डर के लिए 2.303 अपॉन T 25 लॉग कितना 50%। अगर हमारे पास में 100 अपॉन 100 माइनस 50 हो गया A अपॉन A माइनस एक्स, ये हो गया। ये क्या आ गया, उसके लिए हमें निकालना है 100 मिनट के लिए, तो K की वैल्यू हमारे पास में निकल गई। तो इस K की वैल्यू को रख लीजिए 2.303 अपॉन 25 इज इक्वल टू लॉग यहाँ पर 100 अपॉन
50 दैट इज log 2 इज इक्वल टू 2.303। इसका टाइम हमें निकालना है log, अगर हमारे पास में कंसंट्रेशन सेम मान के चल रहे हैं, बस टाइम चेंज किया है, तो log 2 तो सेम ही हो जाएगा, log 2 से log 2 कैंसिल, आपका टाइम निकालना था 2.35 से 2.35 कैंसिल हो गया आपका, बस यहाँ पर क्या बच रहा है 25, यहाँ पर बच रहा है 100% अगर हमारे पास में, तो ये वैल्यू जो होगी आपकी 25 मिनट्स के अंदर हमारे पास में पहले दे रखी थी, ये 25 आपका यहाँ पर बच गया, तो ये वैल्यू 1/25, 1/25 मतलब 75% आपका क्या हो गया, ये हमारे पास में बची हुई वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 100 में। अगला क्वेश्चन समझते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसिडर द आरएनएस इक्वेशन। यहाँ पर जो आपका है थोड़ा प्रिंटिंग में गड़बड़ है, a इज इक्वल टू माइनस e अपॉन RT दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्रीज द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। इसमें से रेट कांस्टेंट, इसका मतलब k की वैल्यू कौन बढ़ाएगा, a कैलकुलेट करेंगे तो नई वैल्यू हमारे पास में मिलेगी, टेम्परेचर ऑफ दी, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, ये अभी अभी हमने पढ़ा था यहाँ पर, तो इसका कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा था। ये तो हमारे क्या एमसीक्यूज थे जो सीधा टिक मारना है, जो आपके 16 क्वेश्चन आएंगे पेपर के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर टोटल क्या है आपके 10 चैप्टर से बोर्ड्स के अंदर, तो आपको ये मान के चलना है हर एक चैप्टर में से एक एमसीक्यू तो आपका आना ही आना है। अब 1 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करते हैं तो एक एक लाइन के क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे लिखते हैं, ये मैंने स्पेशली आंसर्स इसलिए मेंशन किए हैं, बोर्ड्स के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो बोर्ड्स का लिखना आता है, बच्चा बहुत खुश हो आप लोग क्योंकि आपने साल भर तैयारी की है, लेकिन जो कंपटीशन वाले हैं बेचारे उनको धक धक हो रही है, उनको डर बहुत लग रहा है कि नहीं आता सब कुछ है, पेपर में कैसे उतारेंगे, तो उनके लिए है ये थ्योरेटिकल पार्ट। इज रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज कांस्टेंट, नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करती है, लाइक कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, इन सब पे तो नहीं। दूसरा, कैन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बी जीरो, यस, अभी अभी बताया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो हो सकती है। एग्जाम्पल अभी मैंने अमोनिया का ही एग्जाम्पल दिया था आपको कि वो हाई टेम्परेचर प्रेशर के अंदर होती है। रेट लॉ एक्सप्रेशन हमने स्टार्टिंग में लॉ लिख के पूरा एक्सप्रेशन लिखा है। इज इट पॉसिबल टू डिटरमाइन और प्रिडिक्ट द रेट लॉ थ्योरेटिकली बाय नियरली लुकिंग एट द इक्वेशन। हम किसी भी रिएक्शन का रेट लॉ केवल इक्वेशन देख के नहीं पता लगा सकते, लेकिन एक्सपेरिमेंटली उसको क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। डिफाइन द टर्म केमिकल काइनेटिक्स, डेफिनेशन ही आ गई केमिकल काइनेटिक्स पे, फर्स्ट पेज पे मेंशन थी। डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ये हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले लिया था। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट गिवन टाइम इंटरवल, और फैक्टर्स क्या क्या होगा, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, नेचर ऑफ रिएक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी, ये सब। व्हाट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, हमने क्या बोला था, रेट ऑफ रिएक्शन एट पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। इस तरीके के ये हमारे पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गए। 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे चलते हैं, जैसे डिफाइन द टर्म्स हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी, अलग अलग डेफिनेशन पूछ ली। यहाँ पर दूसरा, व्हाट आर एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया। अभी बताया आपको एलिमेंट्री जो कि 1 स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, कॉम्प्लेक्स जो कि मैकेनिज्म से होती है। डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, डब्बा हम पूरा पढ़ चुके हैं, उसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जीरो और फर्स्ट ऑर्डर, ये आपके यहाँ पर 2 की जगह बेटा ये, अच्छा यहाँ तो केवल इक्वेशन पूछी थी कि जीरो ऑर्डर के लिए और फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या है, हमें सिर्फ इक्वेशन लिख के ये बताना था आर को क्या बोलते हैं, आर नॉट को क्या बोलते हैं, के को क्या बोलते हैं, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है, केवल रिएक्शन लिखने से काम आपका नहीं चलेगा। दूसरा हमारे पास में ग्राफ देखा है, आइडेंटिफाई द रेट ऑफ रिएक्शन, अभी अभी बोला डिक्रीज हो रहा है स्लोप की वैल्यू, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और यहाँ पर हमारे पास में क्या होगी, उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ये सब हम अभी अभी सारा ग्राफिकल मेथड्स और सब कुछ यहाँ पर कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपके, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ 4 मार्क्स के क्वेश्चन, तो पहले देखिए इतना बड़ा न्यूमेरिकल क्या आया ये, लेकिन इस पैटर्न को जरूर से समझिए 4 मार्क्स के क्वेश्चन को, क्योंकि ये हमारे पास बहुत आता है। रेट ऑफ रिएक्शन, यहां पर क्या बोला, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल्स फॉर एन इंक्रीज ऑफ 10 केल्विन इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर फ्रॉम 298 केल्विन। टेम्परेचर आपका कितना इंक्रीज हुआ है, यहां पर बोल दे T1 जो था आपका, यहाँ पर आपका T1 कितना दे रखा है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर 298, और T2 क्या हो जाएगा आपका 298 प्लस 10, दैट इज हमारे पास में क्या हो जाएगा 308 केल्विन हो जाएगा। और हमारे पास में यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है, और साथ में क्या बोला,
केमिकल रिएक्शन डबल्स, इसका मतलब हमारे पास में K2 क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ K1 हो गया। ये सारा डाटा था आपका। और आ रही है इस इक्वेशन क्या बोल रही है आपकी, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R, यहाँ पर T1 T2 T2 माइनस T1, ये हमारे पास में रिलेशन है, सब है हमारे पास में काटने पीटने लायक। यहाँ क्या है, log K2 क्या है, ट्वाइस ऑफ K1, log क्या है, ट्वाइस ऑफ K1 अपॉन K1, ये कैंसिल हो जाएगा, log 2 बचा, ये हमें निकालना ही है। R की वैल्यू आपकी नहीं भी दे रखी तो आपको याद होनी चाहिए, यहाँ 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल में लेंगे। ये हो गया आपका 310 308 माइनस 298 अपॉन 298 इंटू 300। केवल इन क्वेश्चंस में आपकी कैलकुलेशन टफ होती है, जबकि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पे अगर आपका कैलकुलेशन टफ जा रहा है तो एंड तक क्वेश्चन को रखिए। मैंने इसको स्टेप वाइज यहाँ सॉल्व करके भी दिखा रखा है, जिससे बोर्ड के अंदर आप सिस्टमैटिक कैसे लिखे। इट इज गिवन दैट T2 this, we know that rate of reaction doubles when this K1 K2 का रिलेशन, R की वैल्यू, फॉर्मूला, देन उसके बाद में उसका यहाँ पर पुट ऑन करना वैल्यूज। इस तरीके से किए जाते हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन, स्टेप वाइज पुट करके वैल्यूज को। दूसरा, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये आपका था यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया rate of reaction quadruples when the temperature changes from 293 to 312। अगेन T1 दे रखा है आपको, T2 दे रखा है आपको, एक्टिवेशन एनर्जी ही निकालनी है, और रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स मतलब 4 टाइम्स हो गई, 4 टाइम्स ऑफ 4K1 हो गया। सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है सारा का सारा, सब कुछ गिवन था हमारे पास में, एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी थी, बस क्वाड्रपल्स का मतलब 4 टाइम्स होता है, ये आपको पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल सेम पैटर्न का। और एक होता है आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन, जैसा आ रहा है आपका स्टैइकोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन जो आ गया आपका यहाँ पर आपका, एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन एक बार देख लो। यहाँ हमारे पास में ये आपका क्या हो गया, एक डब्बा पैटर्न का क्वेश्चन। एनसीईआरटी में आपने इस तरह के क्वेश्चन बहुत देखे होंगे। इनिशियल रेट मेथड से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। एक बार हम थोड़ा समझ लेते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ जिससे कि आप इसे ढंग से यहीं पर समझ पाए, वैल्यूज आपको क्लियर दिख रही होगी। ये हमारे पास में क्या क्वेश्चन है, 2A है, B के साथ मिलके C+D बना रहा है। हमें A का कंसंट्रेशन 0.1 0.3 0.3 0.4 दे रखा है, 0.1 0.2 0.4 0.1 दे रखा है, और हमें रेट D का जो है हमारे पास में इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है। हमें बताना है यहाँ पर रेट लॉ बताना है। पहले आपको क्या बताना है, यहाँ पर रेट लॉ बताना है, दूसरा रेट कांस्टेंट बताना है, और ऐसा भी हो सकता है तीसरा क्वेश्चन और पुट कर देती हूँ मैं, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। ऐसे क्वेश्चंस का ट्रिक से मैं चीज को बताऊंगी। यहाँ पर क्या करना, पहले हमें A के ऊपर पावर निकालनी है। रेट लॉ एक्सप्रेशन मतलब क्या हो गया, R इज इक्वल टू K। A के ऊपर पावर क्या है हमें नहीं पता, B के ऊपर पावर क्या है नहीं पता, क्योंकि इन वाले क्वेश्चंस को हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोल रहे हैं। हमें क्या निकालना है, सबसे पहले x की वैल्यू और y की वैल्यू, तो अपने आप क्या आ जाएगा, यहाँ पर डिटर्मिनेशन आ जाएगा। दूसरा हमारे पास में क्या है, इसके अंदर r इज इक्वल टू के, a के ऊपर पावर x ले रहे हैं, b के ऊपर पावर हमारे पास में y लेके चल रहे हैं। तो इस कंडीशन के अंदर a की पावर कैसे निकाले, सबसे पहले तो हम क्या करें, जब a की पावर निकालनी है तो इसके कॉमन फैक्टर देख लो, जिससे ये कैंसिल हो जाए दोनों। तो इन दोनों इक्वेशन को कर दे डिवाइड। सबसे पहले फॉर x हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1 में से, और हम क्या लिख सकते हैं, R4 अपॉन R1 इज इक्वल टू A4 अपॉन A1। इसके ऊपर पावर x लगा दीजिए, इसके ऊपर पावर जो भी आएगी वो उसके इक्वल हो जाएगी। ये क्या था, 2.40 अपॉन दिस 2.40 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन 6 इंटू 10⁻⁻3 इज इक्वल टू A4 आपका क्या था 0.4, ये था आपका 0.1, और इसके ऊपर पावर x, इसके ऊपर पावर कुछ भी नहीं, 6 12 18 24 4 टाइम्स कट रहा है, तो 4 इज इक्वल टू 4 के ऊपर पावर x आ रही है, बेस सेम हो गया, तो x की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से आपकी 1 हो गई। ये हमने क्या निकाल लिया, a की पावर निकाली। अब फॉर b अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर b के ऊपर अगर हम पावर निकाल रहे हैं, तो b के ऊपर पावर निकालने के लिए इन दोनों कॉमन फैक्टर को देख लो। यहाँ पर उसके सामने की वैल्यू तो 0.3 तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो हम क्या करें, इक्वेशन
थर्ड को सेकंड से डिवाइड कर दें, इक्वेशन थर्ड को अगर सेकंड से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा 2.88 इंटू 10⁻⁻1 अपॉन 7.2 इंटू 10⁻⁻2 इज इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.2 और इसके ऊपर हमने लगा दिया y और इसके ऊपर है हमारे पास में जो भी वैल्यू आएगी। ये कैंसिल कर रहे हैं, हमारे पास 4 टाइम्स कट रहा है, ये आपका 2 टाइम्स कट रहा है, तो ये 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, ये 2 की पावर y लिख सकते हैं, बेस सेम हो गया तो y का बच्चा क्या वैल्यू हो गया आपका 2। अब हम लिखते हैं सारे आंसर्स जो हमसे पूछे गए थे क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन था रेट लॉ, रेट लॉ आपका आंसर क्या हो गया r इज इक्वल टू के, ए के ऊपर पावर 1 और b के ऊपर पावर 2, ये हो गया। दूसरा हमारे पास में रेट कांस्टेंट k की वैल्यू, तो फर्स्ट इक्वेशन से निकालते हैं अगर k की वैल्यू, तो क्या है 6 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू के, ए का कंसेंट्रेशन 0.1, इधर 0.1 का स्क्वायर, बस इसे सॉल्व करना था हमारे पास में, तो आपकी क्या आ जाएगी यहाँ k की वैल्यू आ जाएगी। अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा जाता तीसरा क्वेश्चन के अंदर, ये आपका बी पॉइंट हो गया। सी अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा जाता तो 2 + 1 ये क्या हो रहा है आपका 3 हो रहा है, 1 + 2 ये क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, तो ये आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया। तो ये थे हमारे केमिकल काइनेटिक्स के लगभग हर पैटर्न के क्वेश्चन, 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन हमने सॉल्यूशन में लिए थे, उस पैटर्न के क्वेश्चन आ सकते। कोई थ्योरी पैराग्राफ आपको इंग्लिश की तरह बना के दे दिया जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव टाइप, उसी में से थ्योरी निकाल के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, बहुत आसान होते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस, वो स्कोरिंग क्वेश्चन होगा। जो भी आपका केस बेस्ड स्टडी में आ रहा होगा उसकी रामायण को देख के मत सोचना कि वो एक टफ क्वेश्चन होगा। तो बेटा बोर्ड्स के अंदर अच्छे से अच्छा स्कोर करने के लिए और बोर्ड्स में हर चैप्टर के वन शॉट्स देखने के लिए आप चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे आपके बोर्ड्स के पेपर अच्छे से अच्छा हो सके और क्विकली आप सारे कंटेंट को कवर करते हुए हर पैटर्न के क्वेश्चंस को लेते हुए एनसीईआरटी को कंप्लीटली यहाँ हमारे साथ कवर कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में डी एंड एफ एंड कोऑर्डिनेशन के साथ में, तब आपकी कंप्लीट हो जाएगी फर्स्ट बुक। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।